Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discussing about the questions of the nursing aptitude. ठीक है ना। तो जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली मई के मंथ में होगा। तो उसके लिए हम लोग अपने चैनल पे सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की। तो चैनल पे सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर स्कोर करना बहुत ही ईजी है। तो उसके लिए हम लोग अपने चैनल पे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहिए और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो हम लोग करा रहे हैं वहीं से आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। तो हमारी बॉडी के अंदर 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो 12 क्रेनियल नर्व होती है, तो उसके अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व होती है जो विजन को कंट्रोल करती है। तो जिसमें से सेकंड नंबर की क्रेनियल नर्व होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना। तो क्रेनियल नर्व सेकंड और ऑप्टिक नर्व, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी कंट्रोल करती है विजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन है, द सेफेस्ट एंगल फॉर द इंट्रामस्कुलर और आईएम इंजेक्शन इज। जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, आईवी लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं, तो सभी एंगल को लगाने का अलग अलग एंगल है। तो जैसे हम लोग सबक्यूटेनियस लगाते हैं, जो इंसुलिन वो 45 डिग्री पे लगाते हैं, और जो इंट्रामस्कुलर होता है मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है आईएम, तो उसका एंगल होता है 90 डिग्री, स्ट्रेट लगता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो सेकंड का आंसर है डी करेक्ट, 90 डिग्री एंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट इन द वॉमिटिंग। जब भी एमएसएस होती है, उल्टी होती है, तो उल्टी के टाइम पे कौन से हमारा उल्टी जब भी हम लोग करते हैं तो मेन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और अपनी बॉडी से वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर भी निकलते। तो उसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो सबसे ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग के टाइम पे अपनी बॉडी से रिलीज होता है। तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, वैसे रिलीज तो सभी होते हैं, सोडियम भी निकलता है वॉमिटिंग के टाइम, पोटेशियम भी बॉडी से वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी से रिलीज होता है, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम। पर इसमें से पूछे प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो उसका राइट ऑप्शन है पोटेशियम। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम इज द मेन प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ पेशेंट विद द ब्लड प्रेशर ऑफ 80/50 mm ऑफ Hg इज एक्सपीरियंसिंग। तो जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, ठीक है ना। तो 120/80 होता है। अगर 120/80 से ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होगा, अगर 120/80 से कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा। तो 120/80 से यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम है, कोई पेशेंट है, तो उस वो किस कंडीशन में आएगा, वो मेनली आएगा हाइपोटेंशन। तो जो 4 का राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है ना। तो फोर्थ का बी आंसर है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या, ऑटोक्लेविंग एक प्रोसेस है जो मेनली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट जितने भी यूज़ होते तो उनको क्लीन और स्टेराइल करने की एक प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। उसके अंदर हाई टेम्परेचर पे, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर स्टीम के थ्रू जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट ओटी के अंदर यूज़ होते हैं उन सबको स्टेराइज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, अ डिवाइस फॉर स्टेलाइजिंग इक्विपमेंट यूजिंग ड्राई हीट। तो ड्राई हीट का यूज़ होता नहीं है, स्टीम का होता, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, अ डिवाइस फॉर स्टेलाइजिंग इक्विपमेंट यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर। तो बी वाले के चांसेस हैं। सी, अ डिवाइस यूज टू क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद एल्कोहल। एल्कोहल का यूज़ नहीं होता ऑटोक्लेविंग प्रोसेस के अंदर। फोर्थ ऑप्शन क्या, अ मेथड फॉर डिसइंफेक्टिंग सरफेस विद अल्ट्रावायलेट और यूवी लाइट्स। तो यूवी लाइट का भी नहीं होता। इसके अंदर क्या होता, अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम के थ्रू क्लीन और स्टेलाइजेशन किया जाता। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। अ डिवाइस फॉर स्टेलाइजिंग इक्विपमेंट यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है ना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के थ्रू क्लीन किया जाता। तो बी ऑप्शन राइट है फिफ्थ का। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्या है, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे विटामिन डी की डिजीज
विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाती है, विटामिन बी की हो जाए तो बेरी बेरी हो जाती है, ठीक है ना। और विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी उससे क्या हो जाता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मुझे एनीमिया होती है, ठीक है ना। तो जो 6 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, परनीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। तो 7 क्वेश्चन क्या, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे सेरिब्रम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, सेरिबेलम हो गया, हाइपोथैलेमस। तो जो हमारी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कौन करता है, जो सेरिबेरम है ए, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कॉग्निटिव प्रोसेस करता है। कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स रीजनिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, आईक्यू हो गया, इंटेलिजेंस, ये सब हो गया। और जो बी हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो रेस्पिरेटरी सेंटर वगैरह उधर होते हैं, वो ब्रीथिंग वगैरह कंट्रोल करते हैं। बट जो ऑप्शन सी है सेरिबेलम, जो सेरिबेलम होता है ऑप्शन सी, तो सेरिबेलम का ही जो मेन फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, तो जो सी ऑप्शन वो राइट है इसका, सेरिबेलम यही हेल्प करता है बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। और जो हाइपोथैलेमस वो ग्लैंड की तरह एक्ट है और थर्मो रेगुलेशन, थ्रस्ट और हंगर ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8। द फर्स्ट साउंड हियर ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट रिप्रेजेंट्स। जब भी तुम कोई ब्लड प्रेशर ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो फर्स्ट साउंड आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि डायस्टोलिक है कि सिस्टोलिक है। जो फर्स्ट जब तुम ब्लड प्रेशर मतलब मेजर कर रहे हो ब्लड प्रेशर, तो तुम मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। तो मेजर करने के टाइम पे जो फर्स्ट साउंड आएगा वो होगा सिस्टोलिक प्रेशर। क्यों होगा, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल है जो ओपन रहती हैं वो क्लोज होंगी। जब वो क्लोज होंगी उसी टाइम पे फर्स्ट साउंड आएगा, ठीक है ना। तो जब जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब रिलैक्स करते हैं वो डायस्टोलिक होता है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट साउंड आता है वो जब दोनों वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल है वो क्लोज होती है, तभी फर्स्ट साउंड हमें सुनाई देता है, और वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक साउंड, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डायस्टोलिक प्रेशर, ये गलत है। जो बी है पल्स रेट, ये भी नहीं होगा। सी है सिस्टोलिक प्रेशर, तो सी ऑप्शन इसका राइट है, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी रेट, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9। तो 9 क्या है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ग्लासोकोमा स्केल इज असिस्ट टू। अब ग्लासोकोमा एक स्केल होती है, ठीक है ना। तो उस स्केल से हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं कि मतलब तुम कितने कॉन्शियस हो, तुम मतलब कितने ओरिएंटेड हो अपने एनवायरनमेंट के लिए, तुम्हें अपने सराउंडिंग का पता है कि दिन है कि रात है, बारिश हो रही कि नहीं हो रही, तो तुम्हारी कॉन्शियस लेवल को चेक करती है ग्लासोकोमा स्केल, तो यही असिस्ट करती है, ठीक है ना। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन तो इसका कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये इसका राइट आंसर ही होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो ग्लासोकोमा स्केल है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही चेक करती है। लंग्स फंक्शन ये भी नहीं करेगी, रीनल फंक्शन ये भी ही। तो इसका जो 9 क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन राइट है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो चेक करती है ग्लासोकोमा स्केल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10, ठीक है ना। द एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोजेज, जो तुम भी कोई ओपियोइड ड्रग्स वगैरह का ओवरडोज ले लेते हो तो उसके लिए अलग अलग एंटीडोट होते हैं, ठीक है ना। तो जो ओपियोइड का ओवरडोज हो जाए तो उसके लिए एंटीडोट है नैलेक्सोन, ठीक है ना। और जैसे विटामिन के कहाँ यूज़ करते, जब भी कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, कुछ भी ऐसा तुमने ले लिया हो सब्सटेंस जिससे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में विटामिन के लेते हैं एंटीकोगुलेंट, पर ओपियोइड की कंडीशन में नैलेक्सोन लेते हैं, ठीक है ना, एज ए एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाए तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में क्या होगा, तो बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी का कम होगा तो तुम कोई भी वर्क इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, ना कुछ तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा, ना तुम्हारी बॉडी फंक्शन करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, द मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग एक्शन व्हेन अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग अ सीजर इज।
जब भी कोई पेशेंट आ रहा तो सीजर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम लोग प्रायोरिटी देते। तो सबसे पहले एयरवे चेक करते, उसकी ब्रीथिंग को प्रायोरिटी देते, फिर सर्कुलेशन को, ठीक है ना। और इस कंडीशन में पेशेंट अपने आप को आर्मी कर लेता है सीजर के अंदर, तो रिस्ट्रेन वगैरह भी हम लोग पेशेंट को करते हैं जिससे उसकी इंजरी है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकें, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिस्ट्रेन द पेशेंट टू प्रिवेंट इंजरी। तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता, पर इसको हम अभी प्रायोरिटी नहीं देंगे और ऑप्शन को भी देखेंगे। सेकंड ऑप्शन, प्लेस अ टंग डिप्रेशर इन द पेशेंट माउथ। तो सीजर की कंडीशन में हम लोग टंग डिप्रेशर भी उसके माउथ में डालते हैं, जिससे जो उसकी टंग होती है वो कभी कभी दाना जो हमारे जो टीथ होते हैं उनके बीच में आगे कट जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टंग डिप्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्या, प्रोटेक्ट द पेशेंट एयरवे एंड पोजिशन सेफली। तो एयरवे को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, तो सबसे पहले एयरवे ही चेक करते हैं और उसकी पोजीशन देखते हैं। जो डी ऑप्शन है वो है फोर्सफुली वेक द पेशेंट। तो डी तो होगा नहीं, तो जो मोस्ट चांसेस हैं इसके अंदर राइट होने के वो सी के ही हैं, प्रोटेक्ट द पेशेंट्स एयरवे एंड द पोजीशन सेफली। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14 विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज नेसेसरी फॉर अ पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस। अब कोई पेशेंट टीबी का है तो टीबी के अंदर जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी कॉज करने के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। तो जो उसका इन्फेक्शन होता है वो मेनली ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट के थ्रू और एयरबोर्न के थ्रू स्प्रेड करता है 1% टू द अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग कॉन्टैक्ट को ही प्रिवेंट करेंगे, तो जब कॉन्टैक्ट प्रिवेंट करेंगे तो ड्रॉपलेट और एयरबोर्न भी प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हम लोग कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे और कॉन्टैक्ट को हम लोग प्रिवेंट करेंगे। जब हम लोग एक टीबी वाले पेशेंट से मिलेंगे ही कम, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एयरबोर्न इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे ट्रांसमिट होने के हेल्दी पर्सन से, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है ना। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15, व्हाट इज द टर्म फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। इन्फ्लामेशन के लिए कोई भी कहीं का भी इन्फ्लामेशन हो, अगर आइटिस लगा होगा तो उसका मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। अब स्टोमक की इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं तो गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, ठीक है ना। तो आइटिस का टर्म जहाँ लग जाए आइटिस वाला, तो उसका मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन है। स्टोमक का इन्फ्लामेशन है तो गैस्ट्राइटिस है, ठीक है ना। तो गैस्ट्राइटिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो उनमें से इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रेड ब्लड सेल तो होते नहीं, प्लेटलेट का फंक्शन कोगुलेशन होता, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेस वगैरह। तो डब्ल्यूबीसी होते हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो आर्मी की तरह वर्क करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल से और डिजीज कंडीशन से, और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे फाइट करते हैं डब्ल्यूबीसी सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। तो वाइट ब्लड सेल ही रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 70, अ पेशेंट विथ राइट साइडेड हार्ट फेल्योर इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस। अब कोई भी एक पेशेंट है, ठीक है ना, तो लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, दो साइड होते हैं अपने हार्ट के, तो इसके अंदर जो राइट साइडेड हार्ट फेल्योर हो गया, ठीक है ना, राइट चैम्बर हो गया, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम फेल हो गया, तो कौन सी कंडीशन में होगा, तो जो राइट आर्टिकल, जो राइट अपना जो एट्री और जो वेंट्रिकल है, तो वहाँ से जो आर्टरी निकलती है वो आर्टरी जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है ना। अगर लंग्स में कुछ अफेक्ट है तो उससे हमारा अफेक्ट होगा राइट साइडेड हार्ट। तो अगर लंग्स में पहले से ही कोई प्रेशर क्रिएट हो रखा है तो उस कंडीशन में हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। तो ठीक है, पल्मोनरी एडिमा मतलब लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है ना। पेरिफेरल एडिमा मतलब अपने हाथ पैरों में मतलब एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। पेरिफेरल हाई फीवर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साइनोसिस में भी हार्ट फेलियर नहीं होगा।
तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा कंडीशन क्या होती है, जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता, जिसपे जो राइट साइडेड अपना जो हार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18। ठीक है ना, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल इज। अब हॉस्पिटल के अंदर बेस्ट वे क्या है जिससे हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, तो हॉस्पिटल के अंदर भी हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रायोरिटी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं हैंड वॉशिंग को। कोई भी मतलब कुछ भी तुम लोग हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हैंड वॉशिंग को। ठीक है ना, तो हैंड वॉशिंग को प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हम लोग क्लीनिंग को और एनवायरनमेंट को, एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को, इन सबको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है बियरिंग ग्लव्स एट ऑल टाइम, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि पूरे समय तुम ग्लव्स बियर करके रहो। सेकंड क्या, फ्रिक्वेंट वॉशिंग, हैंड वॉशिंग, तो बी ऑप्शन ही राइट होगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या, कीपिंग विंडो ओपन, तो इससे भी वेंटिलेशन रहेगा, जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो वेंटिलेशन के थ्रू अंदर से बाहर जाते रहेंगे, तो ये भी हेल्पफुल होता है। और फोर्थ ऑप्शन यूजिंग एंटीसेप्टिक स्प्रे, तो एंटीसेप्टिक स्प्रे भी हम लोग यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। बट जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन बी होगा, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 19। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज द एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट कौन सा ड्रग है इसके अंदर, तो डिजॉक्सिन तो एंटीकोगुलेंट है नहीं, जो